तू जब कोक से निकला हाँ। तो तुझे नर्स ने पूछा क्या बनेगा तो तूने बोला हीरो। आपको मैं आज बता दूं ऑन बॉलीवुड ठिकाना, माय फादर्स फेवरेट एक्टर इज गोविंदा। राजीव मसंद में नाम भी ले सकता हूँ। उन्होंने राम गोपाल वर्मा की आग को देखा था और उन्होंने अंडा फेंका था कैमरा पे। लेकिन आई कैन से दिस इन कैमरा, देयर इज नो वन इन द कंट्री who has the talent of गोविंदा। यहाँ पे कोई काउच नहीं है, ना कोई कॉफी पी रहा है, लेकिन यहाँ पे टैलेंट बहुत आता है। मेरा फेस देख के मुझे बुलाया जाता था, रिजेक्ट किया जाता था, सिलेक्ट किया जाता था या शॉर्टलिस्ट किया जाता था। 0 स्टार दिया था और बच्चन साहब को याद थी वो बात। एंड ही सेड मैंने 50 साल के करियर में कभी भी किसी को अंडा फेंकते हुए नहीं देखा। मैं मैदान में घुसा तो मैंने तो 3 साल स्ट्रगल देख लिया था। इस चैनल को प्लीज सपोर्ट करिए। मैंने टाइगर को बोला तेरी वजह से मेरा काफी पैसा बच चुका है। बॉलीवुड में एक्टिंग बाद में आती है, लोगों को पहले जिम जाना पड़ता है। मुझे लगता है आजकल स्क्रिप्ट और प्रोटीन शेक साथ में लेके जाना चाहिए सेट पे। तो एग्जिबिटर्स जो है वो अपॉर्चुनिटी देने से पहले आपकी पिक्चर की पार्ट लगा देते हैं। 3 साल आराम नगर में भटका, इतने बड़े स्टार का बेटा, एक आदमी मुंह में तो सेल्फी ले रहा है, उसको लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं। कंगना रनौत एक्चुअली is the example that nepotism cannot defeat you। हॉट सेक्सी लड़कियां मेरे फादर के पीछे और मैं वहां खड़ा हूँ हीरो पिक्चर का। तो जैसे मैं बोलता हूँ इंडिया, उनका जवाब होता है जिमी जिमी जी। तो लेट्स टॉक अबाउट टैलेंट एंड दिस इज अ फैंटास्टिक पोर्टल एंड आई होप दिस चैनल विल ओनली ग्रो विद टाइम। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड ठिकाना। मैं हूं खुशबू हजारे। ऑटोबायोग्राफी ऑन ठिकाना में आज जो पर्सनालिटी हमारे साथ है, एक्टिंग उनके जीन्स में है, डांसिंग उनके नस नस में है और लुक्स के मामले में ये अपने पिता के यंगर वर्जन लगते हैं। इनके पिता फिल्म इंडस्ट्री के बिगेस्ट सुपरस्टार रहे हैं, कईयों की इंस्पिरेशन रहे हैं और उनके नाम कई रिकॉर्ड्स दर्ज है। इनकी मदर ने 100 फिल्मों से ज़्यादा में काम किया है। ये एक सॉलिड फिल्मी बैकग्राउंड से आते हैं और अगर मम्मी पापा के नाम के दम पर करियर बनाना होता तो कब के सुपरस्टार बन चुके होते। लेकिन ये अपने पिता की तरह ही अपने दम पर कुछ करना चाहते थे, अपने दम पर अपना नाम बनाना चाहते हैं और उसी की कोशिश में ये लगे हुए हैं कि एक दिन आएगा जब लोग इन्हें देखकर कहेंगे कि इनके पिता है मिथुन चक्रवर्ती, यानी कि इनके नाम से इनके पिता की पहचान हो। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे। मेरे साथ है मिथुन चक्रवर्ती एंड योगिता बाली के सबसे छोटे बेटे नामाशी चक्रवर्ती। नामाशी, वेलकम टू बॉलीवुड ठिकाना। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं दर्शकों को बता दूं कि बॉलीवुड ठिकाना वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट यूट्यूब चैनल्स, क्योंकि इस चैनल में हम वेटरन्स को रिस्पेक्ट देते हैं और हमारी इंडस्ट्री को जिन लोगों ने खड़ा किया उनको एक ट्रिब्यूट देते हैं। सो आई लव दिस चैनल एंड शी इज़ जस्ट फैंटास्टिक। तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। थैंक यू, थैंक यू। मैं इसका क्रेडिट अकेले नहीं लूँगी। मेरी टीम, हमारे जो डायरेक्टर हैं कोमल जी, वो बहुत बड़े फ़ैन हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के, स्पेशली योर फादर। तो आपके फादर पे भी हमने 1000 से ज़्यादा स्टोरीज की होगी, मतलब तो फादर के बारे में भी बातें होंगी नामाशी। लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आपका बचपन कैसा था, कहाँ से हैं आप, ज़्यादा वक्त आपका कहाँ बीता, यहाँ मुंबई में, ऊटी में, और कौन से स्कूल गए, ये सारी बातें। तो स्कूल का सवाल सुनते ही मैं टेंशन में आ गया। आपने मुझे पढ़ाई की याद दिला दी। लेकिन मैं जन्मा मुंबई का हूँ। आई वाज बोर्न इन 92। तब हम बांद्रा में रहते थे। लेकिन जब मैं 2.5-3 साल का था हम ऊटी शिफ्ट हो गए थे। तो जब आप बॉर्न हुए थे तब तक मिथुन दा सुपरस्टार तो बन चुके थे, है ना? वो पूरा उनका रिकॉर्ड बन चुका था, नाम चलता था इंडस्ट्री में। तो आपको पता था कि मैं सुपरस्टार का बेटा हूँ, बट उम्र बहुत छोटी थी, उतनी समझ नहीं थी। यस। तो फिर जब हम 95 में हम ऊटी शिफ्ट हो गए, क्योंकि डैड ने वहाँ पे होटल बिजनेस शुरू किया, रिजॉर्ट्स का बिजनेस शुरू किया। तो 95 से 2006 तक हम ऊटी और कोयम्बटूर के बीच रहते थे। वहीं मैंने पढ़ाई की। मैंने जो स्कूल में पढ़ाई की है उस स्कूल का नाम था द मोनार्क स्कूल ऑफ कैम्ब्रिज। तो मैंने वहाँ पर ही अपनी एजुकेशन की है, कोयम्बटूर में। तो क्या वो एक हॉस्टल वाला स्कूल था या आप रोज डेली जाते थे, आते थे? नहीं, रोज डेली जाता था। हम सब, हमारा होटल था ऊटी में और कोयम्बटूर में हमारा एक घर था। तो आई यूज्ड टू कम्यूट टू स्कूल फ्रॉम होम, और घर से स्कूल से 5 मिनट की दूरी पर था। तो क्या पापा आते थे छोड़ने? एक्चुअली सिंस वी आर बीइंग वेरी ऑनेस्ट, पापा शूट करते थे और 2000s में अनफॉर्चुनेटली डैड हिंदी फिल्मों से थोड़े से कम काम कर रहे थे। हिज टाइम हैड फेडेड अवे।
तो वो बंगाली फिल्म्स करते थे। तो बंगाली फिल्में जो थी वो कोयम्बटूर, ऊटी में शूट नहीं होती थी। अच्छा। तो ज़्यादातर शूट मैसूर या कोलकाता में होता था। हाँ। तो मेरे स्कूल डेज में डैड ज़्यादा थे नहीं थे। और जब भी आते थे कहते थे आज बहाना तो नहीं मारेगा नहीं जाने का स्कूल का। हाँ। तो जब डैड आते थे तब तो मुझे स्कूल जाना ही पड़ता था, बट वो ऐसे छोड़ने छाड़ने ऐसा कुछ था नहीं। तो ऐसा कभी पेरेंट्स टीचर मीटिंग में बुलाया नहीं गया कि आपके पेरेंट्स को बुला के लेकर आओ? ऐसे जानबूझ के भी कई मम्मी को बार बुलाया हुआ। गया है मम्मी कि को, ये हाँ। बहुत शरारती हाँ करता है, जी। बैड बॉय है। तो बैड बॉय तो मैं बचपन से ही था, हाँ। लेकिन सभी होते हैं नॉटी। हाँ। तो कभी ऐसा हुआ कि स्कूल में कोई फंक्शन हो, वहाँ पापा ही चीफ गेस्ट बनकर आ रहे हैं, और या क्या पॉपुलर थे पापा की वजह से स्कूल में? I'll tell you very honestly, मेरे डैड जो हैं या मॉम जो है वो एक सुपरस्टार है, थे, रहेंगे, लेकिन हम लोग को वो तरह से वी आर नॉट इन बॉट अप इन दैट सेंस। तो मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूँ बचपन का। मैं कुछ 4 या 5 साल का था, एक फिल्म बनी थी मुकद्दर, माय फादर, आयशा जुल्का, पुनीत सर, एक एक्शन फिल्म थी, बहुत बड़ी हिट थी वो फिल्म का ट्रायल हम देखने गए थे। और शायद वो पहली फिल्म थी जो मैंने डैड की एक थिएटर में देखी थी, और मुझे तब पता चला यार ये जो बगल में बैठे हैं तो स्क्रीन पे भी आ रहे हैं, तो आई कुड नॉट इमेजिन हिम ऑन द स्क्रीन। बहुत ही वायलेंट सी पिक्चर थी, मैं इतना रोया उस फिल्म के ट्रायल में, क्योंकि विलेंस डैड को मार रहे थे, तो मैं इतना रोया, वो पिक्चर छोड़ के चले गए। तो डैड ने बोला इसको ना पिक्चरें लेके कुछ लेके मत जाओ, प्रोड्यूसर को लग रहा है फिल्म इतनी खराब है। मेरे परिवार वाले उठ के आ गए, बट एक्चुअली मैं डर गया था, उनको सीइंग हिम गेटिंग बीटन अप ऑन स्क्रीन। तो मेरे लिए बहुत अलग एक्सपीरियंस था कि ये क्या है। और बचपन में क्या होता था ना, ऊटी में वो 4 शिफ्टें करते थे, वहां पर भी वो सुपरस्टार थे, 4 शिफ्ट्स मोनाक होटल में। और सुबह एक दिन मैं उठा तो मैंने जब होश संभाला, मतलब डैडी एक दिन पुलिस वाले बने हुए हैं, यार ये तो कमाल है, मेरे डैडी पुलिस वाले हैं। अगले दिन मंत्री बन गए, मतलब मेरे डैडी तो मंत्री है। तीसरे दिन मिलिट्री के कपड़े पहन लिए। तो मैंने मम्मी को बोला ये आदमी को एक जगह काम टिकता है नहीं, आई थिंक ये प्रोफेशन बदलते रहते हैं, आई डोंट नो व्हाट डज डैडी डू। तब उन्होंने बोला कि डैडी जो है एक्टर है, वो सिर्फ किरदार प्ले करते हैं। तो आई यूज्ड टू फाइंड हिम टू बी वेरी स्ट्रेंज कि कभी कुछ प्रोफेशन, बट देन खुशबू जी व्हेनेवर आई यूज्ड टू गो आउट, इवन इन ऊटी, मैं देखता था मेरे डैड के वैनिटी के बाहर मतलब 100-200 कभी-कभी 1000 लोग जमा हो जाते थे। तब मुझे समझ नहीं आता था, बट इतना समझ आ गया था कि बहुत ही स्पेशल आदमी है। तो ऐसे मुझे पता चला कि हाँ ये बहुत ही बड़ा नाम है एंड पीपल लव हिम एंड स्टफ लाइक। तो ऐसा कभी हुआ कि क्योंकि पापा हमेशा बिजी रहे हैं या लोगों से घिरे हुए रहे हैं, तो मिलने के लिए अपॉइंटमेंट या किसी के थ्रू बात करनी पड़ी हो? नहीं, वो वाला केस कभी नहीं था, बिकॉज डैड बहुत सिंपल है, और नो मैटर कितनी शिफ्टें करे घर आते ही थे, और हमें कभी अपॉइंटमेंट नहीं लेनी पड़ी फॉर्चुनेटली। और मदर का कैसा रहा? मदर के आपने ज्यादा वक्त कह सकते हैं कि योगिता बाली जी के साथ ही बिताया, बिकॉज पापा शूट पे रहे हैं। ऑफ कोर्स, बिकॉज मम्मी के साथ क्या था ना कि मम्मी वाज अ हाउसवाइफ बाय देन, और हम 3 हो चुके थे। 97 में मेरी बहन भी पैदा हुई, तो हम मम्मी के साथ ही पले बड़े। इफ यू ऑनेस्टली आस्क मी, आई थिंक आई हैव स्टार्टेड टू नो डैड आफ्टर 2002, जब मैं 10 साल का था, क्योंकि तब उन्होंने काम थोड़ा कम किया था। अच्छा। लेकिन आई डोंट ब्लेम हिम फॉर इट, ही डिड इट बिकॉज हमें सिक्योर करना था, अच्छी लाइफ देनी थी। बट इफ यू आस्क मी, आई एम मोर अ मामा's boy than a daddy's boy, for sure, because mama has been from the first day till now, mama has been every day with me. आपका जो होटल था वहाँ पे काफी बॉलीवुड फिल्मों की भी शूटिंग होती थी, Yes, तो आज भी होती किन बड़े स्टार्स से आप मिले वहाँ पे? और अरे बाप रे, वो तो फिल्म सिटी हो गया था एक्चुअली एक तरीके से। और मैं गोविंदा और शाहरुख खान का सबसे बड़ा फैन था 90s में। तो चीची भैया आए थे, अनिल कपूर आए थे दीवाना मस्ताना के लिए, कुछ होता है का पूरा वो कैंप वाला पोर्शन ऊटी में। अच्छा, समर कैंप ऊटी में ही था। और शाहरुख आए थे हमसे मिलने, तभी यश जी जिंदा थे, करण, काजोल, रानी। ये तो बहुत छोटा एग्जांपल है, बट ऑलमोस्ट एवरी फिल्म की शूटिंग वहाँ होती थी। सलमान आए थे कुछ होता है के लिए, आमिर आए थे इश्क के लिए, अजय देवगन। तो ऐसा लगता था कि मुंबई में सिर्फ लोग रहते हैं, बट आके शूटिंग यही चल रही है। या जूही चावला, माधुरी दीक्षित, एवरीवन हैज स्टेड इन आवर होटल। तब आपको कभी लगा कि मुझे फिल्मों में ही जाना है? बिकॉज आप स्कूल में थे और उस वक्त तो अलग सोच होती है, क्या सोच थी उस वक्त? हाँ, बिकॉज क्या है ना, मैं फिल्मों से एनामर्ड बचपन से ही था, और डैड और मॉम मस्ती में बोलते हैं कि तू जब कोक से निकला तो तुझे नर्स ने पूछा क्या बनेगा, तो तूने बोला हीरो। तो मैंने फिल्मों के प्रति मेरा पैशन हैज बीन नॉन स्टॉप, और मैंने उसी को परस्यू किया है। नॉट नेसेसरली हीरो, बट मुझे हमेशा फिल्मों में ही एसोसिएटेड होना था। पढ़ाई में कैसे थे आप? ठीक था, मैथ्स में फैंटास्टिक था, इंग्लिश में वेरी गुड, दूसरे सब्जेक्ट्स जस्ट पास, जस्ट एवरेज।
तो पढ़ाई के लिए कभी घर पे ऐसा डांट पड़ती थी कोई किसी तरह का बहुत pressure? बहुत डांट पड़ती थी। इनफैक्ट एक पॉइंट के बाद तो ऐसा हो गया था कि इतना बंक मारने लगा था कि इट वाज वेरी एम्बैरेसिंग एंड मुझे वार्निंग दी गई थी कि अभी नहीं जाओगे तो तुमको बोर्डिंग भेज देंगे। तो मैंने बोला नहीं, मुझे बोर्डिंग मत मत भेजो। तो मैं फिर पढ़ने लगा, बट आई वाज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट। 12th स्टैंडर्ड के बाद क्या पढ़ाई किया? कोई नहीं की। तो मैंने 12th किया कैम्ब्रिज से और फिर मैंने राइटिंग शुरू की। और बहुत लोग शायद जानते नहीं होंगे, लेकिन मैंने imdb.com के लिए 9 साल काम किया है। मैं उस पे आने वाली थी, बट राइटिंग आपने सीखा या कुछ नहीं, खुद से ही जो इंग्लिश स्कूल में सीखी वही वोकैबुलरी और ग्रामर से लिखना शुरू किया। 3 साल तक किसी ने नोटिस नहीं किया, ना IMDb ने। उसके बाद मुझे एक मेल आया कि आप बहुत अच्छा लिखते हैं, अब हमारे लिए लिखना शुरू करिए। तो वहाँ से सिलसिला। तो आपके पास कहाँ से आते थे सारी इन्फॉर्मेशंस और ये सारी? तो आप क्या ट्रिवियाज लिखते थे? कौन सा सेक्शन? रिव्यूज लिखता था। अच्छा, मैं पिक्चरों के रिव्यू लिखता था। और मेरी रिलीज जब आ रही थी मैं सोच रहा था मेरी बारी है, लोग मेरे को रिव्यू करने वाले हैं। बट मैं कभी भी खराब रिव्यू नहीं लिखता था। मैं हमेशा, अगर फिल्म खराब भी लगे तो आई वुड पुट इट वेरी सिंपली, मैं कभी किसी को डिमीन नहीं करता। ऐसा क्यों? मतलब बिकॉज क्या है ना, आपको सोचना पड़ेगा, इस फिल्म इंडस्ट्री ने मेरे फादर को सब कुछ दिया, मेरी मदर को सब कुछ दिया, मेरे भाई को मौके दिए। जहाँ आप खाते हो उस पर तो आपको थूकना ही नहीं चाहिए। और अगर आप प्रिंट पे जा रहे हो और लोग आपका रिव्यू पढ़ के डिसाइड कर सकते हैं कि वो जाना चाहते हैं कि नहीं, गिव देम द ओपिनियन एंड द राइट इफ दे वांट टू वॉच इट और नॉट। एक टाइम पे राजीव मसंद, में नाम भी ले सकता हूँ, उन्होंने राम गोपाल वर्मा की आग को देखा था और उन्होंने अंडा फेंका था कैमरा पे, 0 स्टार दिया था। और बच्चन साहब को याद थी वो बात, एंड ही सेड मैंने 50 साल के करियर में कभी भी किसी को अंडा फेंकते हुए नहीं देखा है। तो दिस काइंड ऑफ थर्ड क्लास क्रिटिसिज्म वाज गोइंग ऑन। तो यू हैव टू ड्रॉ द लाइन। एंड अमित जी बीइंग अ लेजेंड, उनके लिए एक रिव्यू कुछ नहीं है, बट उन्होंने तब भी मसंद को कहा था कि उससे खराब रिव्यू मैंने कभी नहीं पढ़ा है, अंडा फेंक देना यार कैमरा पे। तो आई रियलाइज्ड कि आई विल नॉट गो दैट वे। इफ इट्स अ बैड फिल्म, इट्स अ बैड फिल्म, दैट्स इट, नथिंग मोर। कितने सालों तक आपने किया? 9 साल, 2009 से 2018। 2018 तक आप मुंबई में ही आ गए थे तब? मुंबई में ही आ गया था 2007 जैन में पढ़ाई करके। और फिर मैंने कुछ 3000 रिव्यूज लिखे हैं वो 9 साल। कितना आपको मिलता था पर रिव्यू? पर टिकट। पर टिकट मिलता था? टिकट में इतना, तुम्हारी टिकट इतनी है उतना, बस, नो सैलरी। कोई तो मैं वेट करता था 6-7 पिक्चरें एक फ्राइडे लग जाए तो पैसे आ जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं था। फिर उसके बाद कब डिसाइड किया कि फिल्मों में आना है? और जब घर पे आपने बताया तो मदर एंड फादर, क्योंकि एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स है, उन्हें पता है अप्स एंड डाउन्स इंडस्ट्री के, तो क्या कहा? वेल, उनको पता था, उनको तो पता ही था कि ये होने वाला है, ये तो बचेगा नहीं, ये तो बनेगा ही हीरो। लेकिन क्योंकि मैं राइटर बन चुका था, मैंने 17 साल की उम्र में इंडिपेंडेंस देख ली थी बीइंग अ राइटर। और फिर मैं स्टैंड अप कॉमेडी करता था मुंबई में, मैं इम्प्रोव करता था, कॉमेडी इम्प्रोव। तो मुझे इतना मालूम था कि मैं टैलेंटेड हूँ। लेकिन ये नहीं मालूम था कि मुझे कब फिल्म मिलेगी, मैं क्या करूँगा। 2016 में देयर वाज अ टाइम इन माय लाइफ, जब कहते हैं मोहब्बत होती है तो इंसान थोड़ा अलग सोचने लगता है। I fell in love with a girl and she was the best thing that happened to me, even though we are not together right now. उसने मुझे कहा था कि भाई तुम अभी तक मिथुन चक्रवर्ती के बेटे हो, योगिता वाली के बेटे हो, मीमो के भाई हो, तुम कौन हो? So अगर तुम घर आओगे and you tell my mother I want to, you know, whatever, she will say तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है? तो मुझे बहुत ही क्रूड शॉक मिला था 2016 में। और उसके बाद मैंने हर मुंबई के एक्टर की तरह अपनी जर्नी शुरू की। स्ट्रगल बहुत नेगेटिव वर्ड होता है। और आराम नगर में रिलीजियसली जाना, यहाँ पे यशराज का ऑफिस है, यहाँ पर भी मैंने ऑडिशंस किए हैं। आई हैव गिवन माय बेस्ट। और 3 साल के अप्स एंड डाउन्स के बाद मुझे मेरी पहली फिल्म मिली। उसी टाइम आपको आई थिंक एक फिल्म और मिली थी जिससे आप रिप्लेस कर दिए गए थे, ऐसा भी कुछ है? रिप्लेस नहीं किया था, मुझे निकाल दिया था पिक्चर से। क्या सीन था वो? मतलब कब की बात है? I'll tell you what happens, खुशबू जी, is that a lot of people think स्टार किड है तो उसको ना कोई रिजेक्ट नहीं करेगा, वो बहुत लाडला होगा। लेकिन जब आप किसी के साथ काम कर रहे हैं ना, वो आपको बहुत अलग वे से देखते हैं कि ये कितने फॉलोअर्स है इसके, ये कितनी बॉडी बनाता है, ब्ला ब्ला ब्ला। एक्टिंग को छोड़ के सब इंटरेस्ट होता है उनका। तो मुझे एक स्टार किड ने ही रिप्लेस किया था और वो फिल्म बन भी गई है, रिलीज भी हो चुकी है। बट ना नाम नहीं लेंगे। मैं तो चाहता भी नहीं वो फिल्म का प्रमोशन हो, लेकिन ऑफ कैमरा पक्का सबको बोलूंगा। तो वो फिल्म व्हाटएवर हैपेंड, बट
उसके बाद मैं इतना शैटर हो गया था जब वो फिल्म मेरे हाथ से मतलब जस्ट बिकॉज यू डिडंट हैव फॉलोअर्स और पर्टिकुलर एब्स या साइज नहीं थी नहीं, इन द सेंस दैट वो कुछ और ही चाहते थे। और मेरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है शायद इंडस्ट्री में कि मैं स्क्रिप्ट चेंजेस कभी कभी मांग लेता हूँ। मैं जीरो फिल्म ओल्ड भी उनको कहता था, उनके बहुत बड़े डायरेक्टर थे कि सर ये मुझे नहीं समझ आ रहा है। तो वो एक पॉइंट के बाद उनको लगा ये शायद बहुत घुसेगा सेट पे, तो शायद मेरे इनपुट्स ने उनको पुट ऑफ कर तो दिया। क्या शूटिंग भी शुरू हो चुकी? नहीं कुछ नहीं, जस्ट सिटिंग्स शुरू हुई? साइन हो गया था मैं। अच्छा। और शायद वो उनको पुट ऑफ कर गया। आई डोंट ब्लेम एनीवन, व्हाटएवर। और फिर उसके डिप्रेशन से गुजरने के 6 महीने बाद मुझे मेरी क्या मतलब डिप्रेशन? आप मतलब पापा थे, मम्मी थे, समझा सकते थे, व्हाई यू टॉकिंग अबाउट डिप्रेशन? See, क्या है ना कि मैंने अपने भाई को स्ट्रगल करते हुए देखा। खुशबू जी, लेट्स बी ऑनेस्ट, आपने इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन में कहा बिगेस्ट सुपरस्टार है, लेकिन बिगेस्ट सुपरस्टार वो है, उनके बच्चे नहीं है। तो मीमो को जब मैंने स्ट्रगल करते हुए देखा, आज भी आई एम सीइंग माय ब्रदर स्ट्रगल विद अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, मुझे रियलाइज हुआ इंडस्ट्री वो फ्राइडे के बाद आपको बदल देती है। माय ब्रदर वाज ड्रॉप्ड फ्रॉम मेनी फिल्म्स ऑफ द कैमरा, आई विल टेल यू, बट आई हैव सीन माय ब्रदर स्ट्रगल। और जब मैं मैदान में घुसा तो मैंने तो 3 साल स्ट्रगल देख लिया था। मैं तो जब ऑडिशन जाता था उनको कोई आइडिया नहीं था मैं किसका बेटा हूँ, नो आइडिया, जस्ट मी। मेरा फेस देख के मुझे बुलाया जाता था, रिजेक्ट किया जाता था, सिलेक्ट किया जाता था या शॉर्ट लिस्ट किया जाता था। तो आई हैव सीन दैट लाइफ वेयर यू डोंट नो इफ यू इवन गोना लैंड अ जॉब, और उससे मैं गुजर चुका था। तो मेरे लिए डिप्रेशन इसलिए था क्योंकि मुझे सब कुछ अपने दम पे मिल रहा था, और जब वो मेरे हाथ से चले गया, ऑलमोस्ट आकर गया, तो लिटरली साइन होने के बाद मुझे लगा दिस इज लाइक टू मच, बट थैंकफुली आई गॉट बैड बॉय इन 2019। आपने ट्रेनिंग भी ली है अच्छी खासी, एक्टिंग की और डांसिंग की भी? अभी भी लेता हूँ मैं आज भी आई एम लर्निंग। किशोर नमित सर, इफ यू आर वाचिंग दिस, लव यू। आलोक उल्फत सर, आई लव यू। मकरंद देश पांडे, यू आर माय गुरु। तो मैं शामक सर, शामक दावर के इंस्टीट्यूट, आई हैव ऑलवेज थॉट, मैं हमेशा सोचता हूँ कि अगर आप एक्टर हैं तो सबसे पहले आपको एक्टिंग सीखनी पड़ती है। और आप यकीन माने खुशबू, एक्टर सब दुनिया का सबसे आसान काम होता है एक्टिंग करना, बट जब कैमरा चलने लगता है ना, लोग एक्टिंग करने लगते हैं। वी ऑल आर प्लेइंग कैरेक्टर्स, वी ऑल हैव अ पर्सनैलिटी, बट एक्टिंग सीखने के लिए आई थिंक एक्टिंग स्कूल में एक चीज़ आप सीख लेते हो, दैट यू अंडरस्टैंड द ग्राफ ऑफ अ डायलॉग, कैमरा शाय नहीं रहते हो, इनहिबिशंस निकल जाते हैं। बट एक्टिंग तो आपको इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। डांसिंग आपको सीखनी पड़ी, ये चीज थोड़ी अजीब है, बिकॉज मिथुन दा तो डांसर के रूप में जाने जाते हैं, डिस्को डांसर से वो सुपरस्टार बने थे, और उनको देखकर कई सारे सुपरस्टार्स उनकी तरह डांस करने की कोशिश मैं भी उनका फैन हूँ। मुझे ट्रेनिंग डैड ने बोला करने, क्योंकि मैं जब मैं बहुत छोटा था, बना हुआ किड में, बहुत शाय बच्चा था खुशबू जी। मतलब कोई बोलेगा नहीं ये बड़ा होके हीरो बनेगा, मैं लोगों से डर जाता था, एंशियस था बहुत। तो ही टोल्ड शामक सर इन कनाडा कि शामक इसको ओपन अप करो, हीरो बनना आसान नहीं है। तो उन्होंने ही मुझे शामक सर के इंस्टीट्यूट में डाला। और आपके फादर इतने बड़े सुपरस्टार हैं, इतने शानदार डांसर हैं, लेकिन आप गोविंदा के फैन हैं, ये क्या कहानी है मतलब? और आपको मैं आज बता दूं, ऑन बॉलीवुड ठिकाना, माय फादर्स फेवरेट एक्टर इज गोविंदा। तो जब मैं फिल्में देखने लगा, उन्होंने बोला गोविंदा की फिल्में देखो। अच्छा। एक्शन, कॉमेडी, रोमांस, इमोशन, गोविंदा जैसा कोई नहीं। मिथुन ये कहते थे कि गोविंदा जैसा कोई नहीं। आज भी कहते हैं गोविंदा इज अ फ्लॉलेस एक्टर। तो मैंने जब उनकी फिल्में देखी, मुझे वो फनी लगते थे पहली बात तो, लेकिन आई कैन से दिस इन कैमरा, देयर इज नो वन इन द कंट्री हु हैज द टैलेंट ऑफ गोविंदा। He is the greatest actor of all time. He is at par with my father. I can say that because 90s में एक टाइम था जब कॉमेडी कादर खान, शक्ति कपूर, असरानी साहब, विजू खोटे, इन लोग करते थे। अरुणा ईरानी used to do it, but गोविंदा ने कॉमेडी को हीरोइज्म में लेके आया, और he used to become a hero. और फिर वो 8-9 साल उन्होंने ब्लॉकबस्टर्स दी पूरा विद डेविड धवन। सो आई थिंक ही चेंज्ड द वे हिंदी मूवी के हीरोज वर इमेजिन्ड। एंड वो बॉडीली भी ऐसे कुछ सिक्स पैक एब्स नहीं था, प्लम्पिश थे, बट द करिश्मा ऑफ गोविंदा, आई डोंट थिंक आज तक कोई हीरो वो कोई नहीं किसी की भी कॉमिक टाइमिंग इस तरह की नहीं रही, जिस तरह से वो इम्प्रोवाइज करते हैं, डायलॉग्स जो वो बोलते हैं, उनके वन लाइनर्स। मतलब रणवीर सिंह हो, मैं हूँ, और भी एक्टर, हम तो उनके क्लोन्स हैं, हम तो उनको कॉपी करके आए हैं। तो आई थिंक गोविंदा इज द टेंट पोल ऑफ बॉलीवुड मेन स्ट्रीम एक्टिंग।
जब आ रहे थे इंडस्ट्री में तब पिता ने क्या बोला? बिकॉज मिथुन दा को मैंने कई बार टीवी शोज में जहाँ भी वो जाते हैं वो कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि कोई इंडस्ट्री में आए, मैं नहीं चाहता उसे ये स्ट्रगल देखना पड़े। उन्होंने बहुत स्ट्रगल देखा है, तो आपको क्या बातें कही थी जब आप इंडस्ट्री में आ रहे थे? मुझे बोला था कि एक तो उन्होंने बोला यार तुम खुद से काम तुम्हें मिल जाता है। जब मुझे बैड बॉय मिली, मिस्टर राजकुमार संतोषी वाज डायरेक्टिंग, साजिद कुरैशी वाज द प्रोड्यूसर, आई कॉल्ड हिम आफ्टर आई साइंड द फिल्म। मैंने बोला मुझे फिल्म मिल गई है अच्छा। और मैं हीरो हूँ पिक्चर का। इज लाइक मुझे मालूम था तू घर बैठेगा ही नहीं, तू फिल्म लाकर ही रहेगा। लेकिन उन्होंने एक ही चीज़ बोला था, मुझे अभी भी याद है, मैं बैंगलोर जा रहा था फर्स्ट शेड्यूल के लिए। ये सेड जो भी करोगे ना ईमानदारी से करना और राजकुमार संतोषी को फॉलो करना, ओवर स्मार्ट मत बनना। सो दैट्स बिन द मोटो, डायरेक्टर्स एक्टर एंड जस्ट फॉलो हिम, और जो भी करोगे ईमानदारी से करना। कोई और एडवाइस उन्होंने नहीं दी मुझे। बैड बॉय आपको कैसे मिली? सो बेरोजगारी के दिन माय मैनेजर मिस्टर विजय उपाध्याय, ही इज फैमिली, वो डैड के भी मैनेजर रह चुके हैं पहले दिन से। तो उन्होंने बोला एक प्रोड्यूसर है साजिद कुरैशी, तुमसे मिलना चाहते हैं। मैंने बोला कोई भी हो मैं मिलना चाहूंगा। और फिर उनकी फिल्म आ चुकी थी फ्राइडे, और कुछ एक आध फिल्म आई थी, बट वो फिल्में फ्लॉप हो गई थी। आई सेड आई डोंट केयर, आई वांट टू मीट हिम। तो मैं गया उनसे मिलने, और उन्होंने बोला यार तुम तो एकदम मिठुन दाई लगते हो, ट्रू कॉपी एकदम सेम लगते हो, गोरे मिठुन हो तुम, तो तुम हीरो बन जाओ, एक्शन फिल्म करते हैं। बोला सर एक्शन तो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जो पहली फिल्म मैंने कर रहा था इट हैड सम एक्शन एलिमेंट्स। आई सेड आई वांट टू डू कॉमेडी, आई वांट टू मेक पीपल लाफ। तो बड़े शौक में चले गए कि पहली फिल्म में, डेब्यू फिल्म में तुमको कॉमेडी करनी है। मतलब हाँ कॉमेडी करनी है। एंड इट सो हैपेंड कि उनके पास एक तेलुगु फिल्म थी उस वक्त जिसके राइट्स उन्होंने ले लिए थे, कॉल्ड सिनेमा चूपिस्ता मामा, सुपर डुपर हिट फिल्म। तो बोला ये पिक्चर है देखो। मैंने देखी, मैंने सर डन। एक हफ्ते बाद ऑफिस में बुलाया और मैंने देखा संतोषी जी बैठे हुए हैं। मैंने कहा साजिद भाई क्या हो रहा है यहाँ पे? बोला नहीं, इनको फोटो भेजी तुम्हारी, तो उन्होंने कहा ये तो यंग मिथुन है, इसको लेते हैं, अगर एक्टिंग कर सकता है तो अच्छी बात है, और यही फिल्म करनी है। तो फिर आई गॉट द फिल्म। वो मुझे एक हफ्ते में मिल गई। खुशबू जी, ये लाइफ डेस्टिनी होती है। ऐसे 3 साल काम नहीं बना, मगर जब बना एक हफ्ते में मिल गया। फिल्म एक हफ्ते में मिल गई, लेकिन फिल्म को आते आते कोविड लग गया बीच में। मतलब ऐसी चीज हुई कि जैसी मतलब सालों में नहीं हुई, दुनिया रुक गई। और हमारी फिल्म कंप्लीट हुई 2021 के एंड में। 19 में शुरू हुई, 21 के एंड में कंप्लीट हुई, और 23 अप्रैल में रिलीज हुई, लास्ट ईयर रिलीज। जिस चीज के लिए मेहनत कर रहे थे, आराम नगर और सब जगह चक्कर काट रहे थे, आज भी करता हूं। फिल्म हाथ में आ गई। वो फिल्म के लिए इंतजार 3 साल करना पड़ा सिर्फ रिलीज के लिए। अगर हमें पता होता पैंडेमिक आ रहा है तो शायद हम पहले रिलीज कर देते। लेकिन हो जाता है। काफी डिलेज भी हुए थे फिल्म में, और उसके बाद फाइनली ये फिल्म ये फिल्म रिलीज हुई लास्ट ईयर अप्रैल में, 2023 में। अब ऑलमोस्ट 1 साल होने आए हैं, बट आई एम वेरी हैप्पी विद इट। जो हुआ सो हुआ। जो फर्स्ट रिव्यूज आए फिल्म के और जो फीडबैक आया, उसको सुन के क्या कैसा लगा? मतलब आपको कि कहाँ आगे पीछे रह गए, कि किस वजह से उतना बड़ा ये फिल्म नहीं कर पाए? आई थिंक हम लोग बहुत प्रैक्टिकल लोग हैं। माय फादर इज वेरी प्रैक्टिकल, और साजिद भाई बहुत प्रैक्टिकल है, राज जी बहुत प्रैक्टिकल है, अमरीन मेरी हीरोइन बहुत प्रैक्टिकल है। हम जानते थे पिक्चर पुरानी हो गई है, वी वर अवेयर। हम ये नहीं था कि हम सोच रहे थे ये 100 करोड़ करेगी, हमें पता था पिक्चर थोड़ी सी आउटडेटेड हो गई है, लेकिन कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि फिल्म नहीं चलेगी। अनफॉर्चुनेटली द फिल्म वाज अ फ्लॉप। रिव्यूज मुझे ऐसे कुछ नहीं कि 10 on 10 मिले, लेकिन जिन्होंने अच्छा लिखा उन्होंने बहुत अच्छा लिखा। कुछ लोगों ने अच्छा लिखा और कुछ लोगों ने खराब भी लिखा। नहीं, वो तो फिल्म की स्टोरी के लिए लिखा। देखिए कुछ लोगों ने मेरे लिए काफी खराब लिखा। क्या क्या लाइन आपने पढ़ी? नहीं मतलब कि यार ये क्या है, इसको तो अभी अपनी आवाज पे काम करना है, इसके बाल कैसे हैं, इसकी आवाज जो होता है। वो तो आपके फादर के साथ भी हुआ था। वो क्या है ना, मेरे फादर के टाइम मीडिया वाज नॉट दैट पावरफुल। आज अगर आप एक इन्फ्लुएंशियल राइटर एक लिख देता है, साइकोलॉजिकली इट अफेक्ट्स यू, यू नो, बट इट डज नॉट, नोबडी इज गॉड हियर। बट आई वुड से आउट ऑफ 10, 6 people loved me, 4 were critical of me, which is a very good ratio for a first film. तो मैं बताती हूँ कि हमने इधर बॉलीवुड ठिकाना शुरू किया ही था, और मेरे जो पार्टनर हैं वो मिथुन दा के बहुत बड़े फ़ैन हैं, और हमारा ये था कि हमें स्टोरीज़ उसी एरा की करनी है, हमारे इंडस्ट्री की जो लेजेंड्स हैं उन्हीं की बातें लोगों तक पहुंचानी है। तो मैंने आपके फादर पे स्टोरीज़ करनी शुरू की थी, और उसी टाइम आपका लॉन्चिंग का आया, और आपके जब पिक्चर्स आए फर्स्ट, मैंने कहा ये तो हूबहू मतलब मिथुन दा है, ये तो बिल्कुल रेप्लिका है मिथुन दा के। तो लुक्स के हिसाब से क्या कभी ऐसा होता है कि लोग आपको कहते हैं कि यार मतलब मिथुन दा के बेटे ऐसे कभी? हाँ, मुझे एक्चुअली दो एक्टर्स से बोला जाता है, वेरी सरप्राइजिंग, डैडी और टाइगर।
टाइगर श्रॉफ जब आया था। अच्छा। तो मुझे काफी लोग ये रिक्शा वाले ये वो, मैं रिक्शा में घूमता हूँ तो बोलते हैं यार आपकी पिक्चर आई थी हीरोपंती। बोला हाँ, तो फिर वो पैसे नहीं लेते थे, तो मैंने टाइगर को बोला तेरी वजह से मेरा काफी पैसा बच चुका है, तो थैंक यू टाइगर। तो यही दो एक्टर्स मेरी जो है थोड़ी सी बोलते, डैड तो ऑब्वियसली। अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी मैं 2 फिल्में कर रहा हूँ। भट्ट साहब बहुत होप कर रहे हैं, भट्ट साहब इज बिलीव्स इन मी अ लॉट, तो वो एक फिल्म है भट्ट साहब के साथ, और दूसरी फिल्म आई कांट डिस्क्लोज नाउ, बट देयर आर 2 फिल्म्स ऑन द पाइपलाइन फॉर मी। और किस तरह का रोल है उसके बारे में क्या आप कुछ नहीं बता सकता, यू नो हाउ इट इज। बट इतना पता है कि आपका बॉडी का कुछ तो चल रहा है, क्योंकि आप अभी डायरेक्टली जिम से आए हैं। बॉडी बना, बॉलीवुड में एक्टिंग बाद में आती है, लोगों को पहले जिम जाना पड़ता है। मुझे लगता है आजकल स्क्रिप्ट और प्रोटीन शेक साथ में लेके जाना चाहिए सेट पे। बॉडी बनाओ, डंबल्स देते हुए ऑडिशन देने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, फिल्म इंडस्ट्री में बॉडी बहुत जरूरी है। एब्स दिखाओ, एक्टिंग मत दिखाओ। क्या करें अब। क्या कभी ऐसा हुआ कि सिर्फ एब्स नहीं होने की वजह से भी आप रिजेक्ट हुए हो? नहीं, मुझे जब बैड बॉय के टाइम तो मैं एकदम पतला था, उसके बाद मैंने कुछ ऐसे ऑडिशन दिए नहीं क्योंकि कोविड आ गया था, तो टेस्ट तो होते ही नहीं थे। लेकिन मेरा वजन मैंने इंटेंशनली बढ़ाया था। अच्छा। अब वो फिल्म बनी नहीं तो सब लोग सोचने लगे यार इसको इंटरेस्ट नहीं है, ये नहीं है। अच्छा, अब क्या यार ये मोटा हो गया, बट मेरे पास रीजन था वो। लेकिन रोल के हिसाब से आई ट्रांसफॉर्म, इट्स नॉट अ नेसेसिटी। क्या बैड बॉय के रिजल्ट्स के बाद आपने अपने अंदर और कुछ चेंजेस किए? क्या वर्क किया आपने आप पर? क्या है ना खुशबू जी, बैड बॉय का सफर 4 साल तक चलता रहा, फ्रॉम साइनिंग शूटिंग टू रिलीज। तो मैं एज अ पर्सन भी बहुत चेंज हो चुका हूँ। यू नो आई एम नॉट द सेम नमोशी दैट आई वाज। बट फिल्म जब नहीं चलती, एक और बात मैं आपको यहाँ कहना चाहूँगा, एंड आई कैन से दिस विदाउट एनी फियर, हमारे एग्जिबिटर्स जो है उन्होंने हमारी फिल्म को इतनी ख़राब रिलीज दी थी, मैं आपको ये बहुत बोल्डली कह सकता हूँ कि मुझे केरला से फ़ोन आया, इंदौर से फ़ोन आया, कैलकाटा से मुझे मेरी फिल्म में एक्ट्रेस थी नंदिनी चैटर्जी, शी कॉल्ड मी एंड शी सेड तुम मिथुन दा के बेटे हो, यहाँ लोग देखना चाहते हैं, और यहाँ पे 1 या 2 शो दिए गए हैं। तो एग्जिबिटर्स जो है वो अपॉर्चुनिटी देने से पहले आपकी पिक्चर की पार्ट लगा देते हैं। तो व्हाट हैपेंस इज, यहाँ जब फिल्म लगी एक शो में भी, वो ट्यूसडे तक हाउसफुल चल रही थी इन 1 शो, और सेकेंड वीक आने पर उन्होंने फिर कहीं जगह उतर गई, 2 वीक से ज़्यादा फिल्म चली नहीं। सो ऑनेस्टली इफ यू आस्क मी, बैड बॉय गॉट अ वेरी बैड रिलीज, और मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगता है साजिद भाई के लिए, क्योंकि जो प्रमोशन उन्होंने किया, जिस तरह हम लोग पूरे हिंदुस्तान घूमे, बड़े बड़े रियलिटी शोज में गए, उसके बाद भी ये हाल हुआ, बिकॉज हम नए थे और बिकॉज हम एक बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस के आदमी नहीं थे। दे गेव अस अ बैड रिलीज, एंड आई थिंक एग्जीबिशन किल्ड माई फिल्म इवन बिफोर इट रिलीज्ड। तो मैंने क्या सोचा उसके बाद, आई थिंक मैंने सोचा यू शुड नॉट सिट ऑन फेलियर। मुझे महेश भट्ट ने रिलीज के 2 दिन बाद फ़ोन किया, मतलब तुम्हारे साथ काम करना है। तो आई वॉज मोटिवेटेड बिकॉज आई गॉट कॉल फ्रॉम अ लेजेंड एंड ही बिलीव्ड इन मी। तो मेरे लिए था यार वो नहीं चली फॉर अदर रीजन, वट एवर रीजन, नहीं वो होता है, हाँ, एंड इट अदर रीजंस। तो अब फोकस ऑन द नेक्स्ट फिल्म, यही जरिया है आगे बढ़ने के। या और आप खुशबू जी आप यकीन माने, हम जब बैड बॉय की पब्लिसिटी कर रहे थे, हम यहीं आते थे जी के ऑफिस में, और हिमेश रेशमिया का म्यूजिक था उस फिल्म में, अरिजीत सिंह ने मेरे लिए प्लेबैक किया है, गाने भी अच्छे थे, बट देयर वाज नो प्रमोशन ऑफ द म्यूजिक, और हमें ये बोला गया था कोई सुन नहीं रहा है। हम लाइक आप बजाओगे नहीं तो लोग सुनेंगे कैसे, यू नो, अगर आप गाने नहीं बजाओगे। तो देयर वाज अ लॉट ऑफ इनजस्टिस डन टू द फिल्म, एंड आई थिंक इसमें हम लोग बोलते हैं यार एक्टर का नुकसान है, बट सबसे ज़्यादा नुकसान मेरे प्रोड्यूसर का हुआ है, बिकॉज डिले के बाद थिएट्रिकली पिक्चर रिलीज करना ऑन 2 न्यूकमर्स, एंड देन ये करना आफ्टर सो मच ऑफ एफर्ट, इट वाज वेरी हार्ट ब्रेकिंग ऑनेस्टली। नमोशी, आप फिल्म इंडस्ट्री में हैं, स्टार किड है। आजकल हम देखते हैं कि एक्टर्स जिम के बाहर स्पॉट होते हैं, सैलून के बाहर स्पॉट होते हैं, एयरपोर्ट पर। आप क्यों नहीं स्पॉट होते? नहीं, मैं भी हुआ हूँ, मुझे भी कपड़े मिलते थे भाड़े पे, मेरी स्टाइलिश लाती थी यहाँ से, और बोलती थी यहाँ जाके खड़े हो जाओ। मेरा फिर क्या करना है, बोला नहीं पोज करके बैठना है गाड़ी में। तो मैंने कुछ 1-1.5 महीना वो किया, मैंने बोला यार कोई फोन आ नहीं रहा है, काम वाम मिल नहीं रहा है, छोड़ो ना, छोड़ते हैं, इसमें क्या फायदा है। तो उससे मतलब कुछ काम नहीं हुआ? अरे मैं आपको 1 हफ्ते पहले का किस्सा बताता हूँ। मैं सोहो हाउस में बैठा हुआ हूँ, मुझे मेरा दोस्त बोलता है व्हाट डू यू डू, तो मैंने बोला आई एम एन एक्टर, उसने मुझे बचाना भी नहीं। तो ओके, तो मैं मिथुन सन, तो पागल हो गया ये वो। तो फिर मुझे सोशल मीडिया पे देख रहा है, बोलता है ब्रो आर यू फ्रेंड्स विद ऑरी? ऑरी नहीं है जो सेल्फी लेता है। तो मैं यहाँ सोच रहा हूँ, मैं यहाँ इतनी मेहनत करके हीरो बना,
3 साल आराम नगर में भटका, इतने बड़े स्टार का बेटा, एक आदमी मुंह में तो सेल्फी ले रहा है, उसको लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं, तो शायद मुझे स्पॉटिंग करनी पड़ेगी। अब मैं टेंशन में आ गया हूँ, मुझे और ही से ज्यादा फेमस होना ही है अब तो अनफॉर्चुनेटली दिस इज द वे इट इज। बट मुझे नहीं लगता उस तरह का फेम मुझे चाहिए ऑनेस्टली, इसलिए मैं नहीं करता। अभी कैसे दिन मतलब क्या रहता है आपका डेली का स्केड्यूल? 9-10 बजे उठ रहा हूँ लेटली, जल्दी उठ रहा हूँ, जिम जाता हूँ, जिम के बाद ब्रेक लेता हूँ, फिर किक बॉक्सिंग करता हूँ, और एक्टिंग के लिए मैं खुद स्क्रिप्ट भी लिखता हूँ। और मेरी अब एक शॉर्ट फिल्म आने वाली है इसी महीने, इनफैक्ट जो आपने खुद ने लिखी खुद है? मैंने खुद लिखी है विद अ राइटर, और प्रोड्यूस की है और एक्ट भी किया है। उस फिल्म का नाम है बाहर आ चमन प्रकाश। इट इज़ नॉट एट ऑल अ कमर्शियल फिल्म, इट इज़ अ 12 मिनट की फिल्म है, लेकिन वो यूट्यूब पे आने वाली है बहुत जल्द। वो बैड बॉय से 360 डिग्रीज अलग कैरेक्टर है। उसमें मैं और अमोल गुप्ते और हिमानी चावला है, तो दैट्स गोइंग टू स्ट्रीम वेरी सून। तो आई कीप डूइंग दिस, मैं लिखता रहता हूँ, मैं आई एम ऑलवेज डूइंग समथिंग और द अदर रिलेटेड टू माय प्रोफेशन। नवाज जी, हमें पता है कि आप मड आइलैंड में रहते हैं, और हाँ। मिथुन दा के वो बंगलो फेमस है कि वहाँ पर इंसानों से ज्यादा डॉग्स रहते हैं। कितने डॉग्स हैं? आप आज ये राज बता दीजिए। कोई कहता है 150 है, कोई कहता है 89 है, कितने हैं यहाँ वाले बंगलों पे? कितने, और इन टोटल कितने हैं? नहीं, पहले तो 150 ही थे, लेकिन वो मुंबई में बांद्रा और मड आइलैंड का मिला के, ऊटी मिला के, कोयम्बटूर मिला के, मैसूर, मसीनागुड़ी मिला के थे। एलए, लॉस एंजलिस में भी है हमारी, माय ब्रदर सिस्टर लिव देयर, सो वी हैव डॉग्स देयर। अभी 10 है, करेक्ट काउंटिंग है, यहाँ 10। वाले पे 10 है। हाँ, मुझे मत गिनिए, तो फिर 11 हो जाएंगे। Not at all. मुझे मत गिनना, ये तो फिर 11 कुत्ते होंगे। और ओवरऑल कितने हैं टोटल? आई थिंक अभी 14 डॉग्स, 13 to 14 डॉग्स। तो मतलब जो मिथुन दा का डायलॉग था, तेरे नाम का कुत्ता पालू, वो बहुत मतलब सीरियसली ले लिया उन्होंने। क्या ऐसा कोई इंसानी नाम रखा है किसी डॉग का उन्होंने? हाँ, अभी हमारा एक लेटेस्ट मम्मी को गिफ्ट किया गया है डॉग, उनके बर्थडे के कुछ दिनों बाद। इज अ बुल डॉग, उसका नाम है ब्रो। ब्रो, आई एम टॉकिंग अबाउट यू ब्रो, तुझे फेमस कर रहा हूँ ब्रो। तो उसका नाम डैड ने रखा है ब्रो। तो ऐसे कुछ नाम है हमारे घर में, ब्रो, पेप्सी, इंटरेस्टिंग नाम है। अभी आपकी फैमिली में काफी एक्टर्स हैं, लाइक आपके ब्रदर भी वर्किंग है, आपकी भाभी भी वर्किंग है, एक बहुत शानदार शो का वो हिस्सा है, फादर भी वर्किंग है। सबसे ज्यादा बिजी कौन है एज एन एक्टर? भाभी टीवी कर रही है, मदर साहब, मैडी सुपरस्टार ऑफ टेलीविजन। यस, तो वो महीने में 28 दिन सेट पे रहती है, 2 दिन। तो कभी-कभी मुझे लगता है भाभी ने सेट से शादी कर ली और भाई से बात है, बट टेलीविजन ऐसा ही है। एंड आल्सो आप यकीन माने, आजकल मुझे सिर्फ लोग मिथुन के बेटे से नहीं जानते, मुझे मैडी के ब्रदर इन लॉ से भी लोग जानते हैं। मैं इस्तांबुल में था, तो लोग भाग के आए, मुझे लगा you know whatever they're like, your Kavia's brother-in-law, मैं बोला yes। क्या बात है, हाउ स्वीट। और आपकी एक और ब्रदर जो है वो एलए में रहती है? वो एलए में है, वो फिल्म सिस्टर भी एलए में है। सिस्टर थिएटर एक्ट्रेस है, और मेरा भाई राइटर डायरेक्टर है फिल्मों में, वार्नर ब्रदर्स के लिए वो काम कर रहा है। तामाशी, मिथुन दा का शेड्यूल क्या रहता है? बिकॉज वो एक्टिंग वाला काम भी कर रहे हैं, बिजनेसमैन भी है, पॉलिटिक्स में भी है, तो कैसा उनका शेड्यूल रहता है? कितना वक्त बॉम्बे में, कितना ऊटी में, और कितना कैलकाटा में? एग्जैक्टली जैसे आपने कहा, डिवाइडेड है। जब मुंबई आते हैं, मड आइलैंड में हमारा बंगला है, तो खाना बहुत बनाते हैं। डैडी जो है, मुझे लगता है दुनिया का बेस्ट मटन बनाते हैं। खुद नहीं खाते हैं, वो बात अलग है, अब तो ऑलमोस्ट शाकाहारी हो गए हैं। लेकिन ही इज अ फैंटास्टिक कुक, और वो खाना बनाते हैं, और मम्मी के साथ, डॉग्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। ऊटी बहुत जाते हैं, और अब बैंगलोर भी जाने लगे हैं। ही इज ट्राइंग टू एक्सपैंड बिजनेस, और कोलकाता जाते हैं फॉर हिज पॉलिटिकल वर्क, दैट काइंड ऑफ स्टफ। आप इजीली पापा के बिजनेस में सेट हो सकते थे, आपको जरूरत नहीं थी इतना स्ट्रगल करने की या इतना वेट करने की एक फिल्म के लिए भी, तो आपने बिजनेस क्यों नहीं किया? मैं आपको सच बताऊं, और मैं ये बोल्डली कह सकता हूं, अगर मेरा भाई सुपरस्टार बन जाता, मैं कभी स्ट्रगल नहीं करता। क्योंकि मेरे भाई का करियर टेक ऑफ नहीं हुआ डिस्पाइट टैलेंट, और मैंने अपने भाई को उस लेवल पे देखा, और मुझे लगता है मेरे भाई की लॉन्चिंग फिल्म खराब थी, जेन्युइनली बता रहा हूँ। वो बिल्कुल भी 2008 की फिल्म नहीं थी। सर्कमस्टेंस हो जाते हैं। राज सिप्पी इज अ फैंटास्टिक डायरेक्टर, दैट टाइम राज जी वेंट रॉन्ग। जब आई सॉ माई ब्रदर व्हेन द इंडस्ट्री ने भाई को इतने बेरहमी से ट्रीट किया, एक फिल्म नहीं चलने पे, तब मुझे लगा नहीं यार, अब तो मैं अपने हिसाब से ही चलना चाहता हूँ। आज अगर मीमो सुपरस्टार होता, मुझे शायद स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती। इसका डैड से कोई रिलेशन नहीं है। बट जब मैंने देखा उनके साथ ये हुआ, मैंने डिसीजन लिया कि खुद काम ढूंढो, खुद के हिसाब से काम करो। दिस इज द ओनली रीजन। अपना रास्ता खुद बनाओ।
अपना रास्ता खुद बनाओ। मेमो ने एक टाइम पर ये भी कहा था कि क्योंकि मेरे पिता इतने बड़े सुपरस्टार हैं तो लोगों ने मुझे जज किया, उनसे कंपेयर किया। इस पर आपका क्या कहना है, और क्या आप इस बात में बिलीव करते हैं कि ये कंपैरिजन या पापा का सुपरस्टार होना आपके लिए और ज्यादा टफ हो गया इंडस्ट्री में? अगर मीमो अपनी पहली फिल्म में और मेहनत करता, अगर बेहतर फिल्म में आता, उसको कोई कंपेयर नहीं करता। भाई, मेरा भाई बहुत हिम्मत वाला है ये कहने के लिए कि वो अपनी पिक्चर में खराब था। वो बिल्कुल भी खराब नहीं था, बेटर हो सकता था। सी, अ फिल्म इज अ क्रिएटिव प्रोसेस, खुशबू जी, यू नो दिस। गलत हो जाता है और एक्सपेक्टेशन बहुत हो जाती है स्टार किड्स से, और स्टार किड्स से जितना लोग प्यार करते हैं ना, उतना ही लोग चाहते हैं ये ना चले। अनफॉर्चुनेटली भाई के टाइम जो दूसरे हीरोज आ रहे थे वो भाई से और बेटर फिल्मों में आए, एक बहुत बेटर डायरेक्टर्स के साथ, कंटेम्प्रेरी डायरेक्टर्स के साथ आए, तो इवन दो उनकी पिक्चरें भी उतनी नहीं चली, भाई कहीं ना कहीं उसमें दब गया। एंड एज आई सेड, द फिल्म इंडस्ट्री हैज अ सुपरस्टार इन माय फादर, बट द फिल्म इंडस्ट्री इज नॉट गोइंग टू गिव यू एवरीथिंग बिकॉज आपके फादर सुपरस्टार है। ये यहाँ भी बहुत रूटलेस इंडस्ट्री है, ऐसा कुछ होता नहीं है यहाँ पे। आपने जब इंडस्ट्री में एंट्री मारी तब दो बड़ी चीजें हुई, कोविड, हाँ, कोविड जो टफ था, और दूसरा नेपोटिज्म की लहर, बहुत बहुत बड़ा वर्ड बन गया ये। बिल्कुल। तो क्या आपने भी कभी फेस किया कि अरे यार मिथुन का बेटा काम मिल जाएगा, इसको तो ले लेंगे? आप यकीन माने, मैं जब ऑडिशंस जाता था, मेरे दूसरे दोस्त भी एक्टर्स हैं। मेरा बहुत अच्छा मित्र है श्रीकांत, कैमरा में बोल रहा हूँ, तेरी भी बात कर रहा हूँ मैं। श्रीकांत मुझे बोलता था, तू क्यों खड़ा है लाइन में, नंबर 30 पे तेरा नाम है, तू बोल दे तू दादा का बेटा है, ऑडिशन ले लेंगे। लाइक व्हाई यू कमिंग हियर, तुझे क्या जरूरत है यार। बट मेरा वही था कि मैं ईगोइस्टिक था कि मुझे काम खुद से ही लाना है, तो वो मैंने राह अपनी चुनी। रही बात नेपोटिज्म की, खुशबू जी, वी ऑल आर प्रोडक्ट्स ऑफ नेपोटिज्म। अगर आपको कोई भी ये कहे कि स्टार किड खुद से बना है, मैं अगर खुद भी आज हीरो बना हूँ, साजिद भाई, राज जी को पता था मैं मिथुन का बेटा हूँ। अगर मैं शायद नहीं होता, चक्रवर्ती हटा दो, विल दे स्टिल मेक अ मूवी विथ मी इन 1 वीक? आई डोंट थिंक सो। बनती, बट इवेंचुअली बनती। बट एट द सेम टाइम, अगर नेपोटिज्म ही सब कुछ है, तो मिथुन चक्रवर्ती और नेपोटिज्म डिबेट की क्वीन जो है कंगना, वो कैसे सुपरस्टार बन सकती है? कंगना रनौत एक्चुअली इज द एग्जाम्पल दैट नेपोटिज्म कैन नॉट डिफीट यू। कंगना रनौत इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल। खुद सुपरस्टार बनी, खुद सुपरस्टार बनी अपने टैलेंट पे, इतने नेशनल अवार्ड जीती। कंगना रनौत ने नेपोटिज्म को उड़ा के रख दिया, जस्ट लाइक माय फादर डिड, शाहरुख खान डिड, अक्षय कुमार डिड, धर्मजी डिड, गोविंदा डिड। यू नो, इट्स पॉइंटलेस, बट नेपोटिज्म डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है। और अगर आज मुझे लोग पहचानते हैं, बिफोर बैड बॉय, अब तो खैर मेरे दे सी मी, दे रिकॉग्नाइज मी, इट्स बिकॉज ऑफ माय फादर। और नेपोटिज्म को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। नमोशी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके नाम का मतलब क्या है? ओम नमः शिवाय से नमोशी। बिल्कुल, क्या बात है, ये बहुत डीप नाम है मेरा। किसने आपका नामकरण किया? डैड। डैड ने? डैड क्या शिव जी के भक्त हैं? हमारे सारे नाम उल्टे सीधे हैं, सॉरी। मतलब डिफरेंट है। हाँ, एक मीमो का नाम है महाक्षय, विच मीन्स इमॉर्टल। रीमो सेकंड ब्रदर, उसका नाम है उष्मय, विच इज द फर्स्ट रे ऑफ सन। फिर मैं हूँ नमोशी, ओम नमः शिवाय, और फिर है दिशानी, मेरी बहन, विच अगेन इज अ संस्कृत नेम, दिशानी, जो दिशा दिखाती है। तो हम सबके नाम बहुत यूनिक है, आपको दुनिया में एक और नमोशी नहीं मिलेगा, गारंटी दे सकता हूँ। तो कभी आपने सोचा नहीं, फिल्म इंडस्ट्री में कई लोग आते हैं अपना नाम चेंज करते हैं, डैड ने बदला नाम। हाँ, तो आपको लगा कि मुझे भी नाम चेंज करना चाहिए, लोग कनेक्ट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, मैं भी राहुल राज कुछ रख मुझे भी लेता ये हूं। फियर था, और राज जी ने फोन किया डैड को और बोला, यार दादा इसका नाम कुछ और रखते हैं। तो डैड ने बोला क्या रखना है, अक्षय, शाहरुख, सलमान, आमिर, मिथुन? तो वो हंसने लगे, बोला नहीं नहीं, नमोशी ही रखते हैं। तो आई थिंक आपका एक यूनिकनेस होती है नाम में, तो आई थिंक नमोशी इज अ गुड नेम। और अब जब मीनिंग पता चल गया है तो डेफिनेटली कनेक्ट करेंगे लोग कि कितना डिवाइन मीनिंग है इस नाम का। यस, क्योंकि आप मिथुन चक्रवर्ती के बेटे हैं, और क्योंकि बॉलीवुड ठिकाना भी बिगेस्ट फैन रहा है मिथुन चक्रवर्ती का, तो एक छोटी सी क्विज हम आपसे मिथुन जी के बारे में करेंगे। और उससे पहले मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि मिथुन चक्रवर्ती का नाम मिथुन है या मिठुन है? व्हाट इज द मिठुन है? मिठुन इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। मिठुन इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। उनका असली नाम है गौरंगा। यस। तो स्क्रीन फिर राणा रेज हो गया था। हाँ, यस। फिर मिठुन। यस। तो उनका एक्चुअल नाम है गौरंगा। इमेजिन स्टारिंग गौरंगा चक्रवर्ती, डैड भी डर जाते हैं। तो उनके डॉक्यूमेंट्स पे वही नाम है या मिठुन है? हम लोग कभी भी ट्रैवल करते हैं तो पासपोर्ट देखते हैं, तो घूरते हैं, बोलते हैं आप तो मिथुन लगते हैं, गौरंगा कौन है? तो बोलते हैं मैं ही हूँ भाई, मेरा स्क्रीन नेम मिथुन। पापा से अभी डांट पड़ती है? रोज रोज पड़ती है, दवाई की तरह। पॉकेट मनी लेते हैं आप?
अब नहीं लेना पड़ता। हाँ, पहले कितनी मिलती थी पॉकेट मनी? जितना जेट्टी से वर्सोवा जाने तक है उतना उतना ही। 10 रुपए की जेट्टी, हाँ 150-200 रुपए का ऑटो, हाँ 500 रुपए पर डे। अच्छा, मतलब बिल्कुल आपने बेसिक लाइफ ही जी, वो स्टारडम वाली और वो क्योंकि प्रिविलेज मैंने लाइफ वो नहीं। चूज किया, मुझे कभी नहीं हाँ। बोला गया था। आई चोज माय जर्नी। हम्म, मुझे जीना था नॉर्मली, हम्म। मुझे नहीं सोचना था कि मैं किसी से बेटर हूँ या मैं ये हूँ मैं वो हूँ। आई एम वेरी हम्बल बाय माय ओन चॉइस। हाँ, तो अब हम शुरू करते हैं वो क्विज जो मैं मिथुन दा के बारे में आपके साथ करने वाली हूँ। वो क्विज मैंने नहीं बनाई है, हमारे डायरेक्टर ने बनाई है, बिकॉज ही इज मिथुन दा फैन। तो आई सेड कि मुझे वो क्वेश्चंस आप ही से चाहिए। श्योर। सो लेट्स स्टार्ट। ओके। मिथुन दा की फिल्म आई थी गुलामी, उसका हाँ। एक गाना बहुत सुपर हिट है, रोमांटिक सॉन्ग है, हाँ। जिहाल मिस्की मकुन बरंजिश हाँ। बहाल हिजरा बेचारा दिल है। इन लाइंस का क्या मतलब है? इन लाइंस का मतलब है, आपके डायरेक्टर साहब को बताओ कि इस लाइंस का मतलब शायद मेरे फादर को भी नहीं पता है। प्लीज ये क्वेश्चन काट देना, मुझे फैंस मार डालेंगे। मैं भी पूछता था ये क्या गा रही है यार, ये अनीता राज क्या गा रही है। डैड भी रोमांटिक हो रहे हैं। अभी आप बाहर कोई लड़की को पटाने जाओ, बोलो जिहाली मस्की बोलेगी इसकी तो। मिथुन दा ने अग्निपथ फिल्म में काम किया Yes. था, उनके कैरेक्टर का क्या नाम था? कृष्ण नैयर एम ए। करेक्ट। डिस्को डांसर फिल्म आई थी जिससे डैड सुपरस्टार बने थे, किस डेट को ये फिल्म रिलीज हुई थी? 17 दिसंबर 1982। परफेक्ट। बिकॉज उसी साल शादी हुई थी मॉम डैड की। ये तो मेरे को मालूम, उन्होंने बताया। मिथुन दा की जूही चावला के साथ 3 फिल्मों के नाम? शतरंज, मेरे सजना, साथ निभाना, शानदार। ग्रेट। फर्स्ट नेशनल अवार्ड उन्हें मृग्या के लिए मिला था, उसके डायरेक्टर कौन थे? मृणाल सेन। करेक्ट। मिथुन दा ने ऐसे तो बहुत सारे सुपरस्टार्स के साथ काम किया है, लेकिन अनिल कपूर और सनी देओल के साथ बहुत कम काम किया है, क्या रीजन रहा है? अनिल कपूर के साथ युवराज में काम Yes, किया है। बहुत लेट, बहुत लेट। हाँ। पाजी के साथ अभी किया है। हाँ। बाप फिल्म में। हाँ। पहली बार आ रहे हैं हाँ। डैड और सनी देओल। पता नहीं, शायद कुछ बैठा नहीं होगा उस वक्त। एक टाइम था जब सनी देओल का करियर बहुत टफ दौर से गुजर रहा था, तब धर्म पाजी ने आपके पिता को कहा था कि तू ये फिल्म छोड़ दे। मिथुन दा ने सनी देओल के लिए उस फिल्म को छोड़ा था, और वो फिल्म सनी देओल के करियर की सबसे सुपर हिट फिल्म कहलाती है। कौन सी वो आई फिल्म? एम ग्लैड धर्म जी ने बैड बॉय के टाइम ऐसा ना कहा। इट वाज घायल। करेक्ट। क्या बात है। हाँ। वो कौन सी फिल्म थी जिसमें अनिल कपूर ने मिथुन दा के स्पॉट बॉय का काम किया था? अनिल हम कपूर। 5। परफेक्ट। और वो कौन सी फिल्म थी जिसमें मिथुन दा ने रेखा और अमिताभ के स्पॉट बॉय का काम किया था? 2 अनजाने। परफेक्ट। तो ऑलमोस्ट करेक्ट है वो, जिहाली मस्की को छोड़ के। कौन वो फिल्म मेकर थे जिन्होंने मिथुन दा को कहा था कि तेरा कुछ नहीं हो सकता, 100 रुपए ले और जा इंडस्ट्री से? जो भी था बहुत ही गलत था, बहुत रॉन्ग था। हरमेश, प्रमोद चक्रवर्ती। प्रमोद चक्रवर्ती। ओके, तो हरमेश जी भी थे। सॉरी सॉरी। मिथुन दा का आपको कौन सा डायलॉग फेवरेट लगता है? एक तो ये कुत्ते वाला तो बहुत फेमस है ही, और कोई शक भी फेमस है, इनमें से आपका फेवरेट कौन सा है? उनके एक्चुअली बहुत आइकॉनिक डायलॉग्स हैं, लेकिन मुझे सबसे अच्छा उनका डायलॉग लगता है वो है कोई शक, क्योंकि वो इतना आइकॉनिक है। हाँ। तो मुझे अभी भी सुबह रिक्शे में एक आदमी वाला मॉडल आइलैंड से, तो मैं जैसे रिक्शे में बैठा था, ए कोई शक, वो आपको देख के बोला हाँ, ऐसा? ए कोई शक। फिर जैसे ही मैंने पैसा निकाला, कहते ओए शाबाश, यस। तो ये होता है मेरे साथ डेली लाइफ में। क्या मिथुन दा खुद डेली लाइफ में कभी ऐसा बोलते हैं, कोई शक? हाँ, और मैं एक बार इम्प्रोव कर रहा था मुंबई में। आपको एक एनेक्डोट देता हूँ। हैबिटेट में, खार में, और डैड देखने आ गए, मुझे मालूम नहीं था। अच्छा। मैं एकदम ऐसा नर्वस, हक्का बक्का। तो इम्प्रोव में स्क्रिप्ट नहीं होती है ना, आपको खुद से क्रिएट करना होता है। एक गेम होती है, उसका नाम है टैग टीम। तो एक बार एक इम्प्रोवाइजर टैप करे तो चेंज होता है। अच्छा। अब मुझे पहले भेज दिया, और मैंने एक्ट ही शुरू किया एज मिथुन चक्रवर्ती। यार साला तेरी तो। और मेरे दोस्त मुझे कोस रहे, साले तू तो कॉपी कर लेगा, हमको भी मिथुन बनना पड़ेगा। और मेरे दोस्त इतने खराब मिथुन बने थे, 2-3 तो उसमें लड़कियां थी। तो बहुत हिलेरियस था। बट मैं खुद अब डैड की खिंचाई करता हूँ, बहुत एंजॉय किया। कोई 2 डायलॉग्स मिथुन दा के स्टाइल में अगर आप बोलना चाहे तो? नहीं, मिथुन दा के स्टाइल में तो नहीं, मुझे मारेंगे। हमारे घर में 2 चीजें बैन है। आई एम अ डिस्को डांसर बजाओगे तो धुलाई होगी। अच्छा। और कोई शक बोलोगे तो धुलाई होगी। क्योंकि मैं डैड बोलते जब एक दिन मुझे जाना पड़ेगा, जब साला कंधे भी रहूंगा तो लोग जिमी जिमी आजा आजा और आई एम डिस्को डांसर ही गाएंगे। तो ये 2 चीजें हमारे घर में बैन है। इंडिया में तो मिथुन दा के बहुत फैन हैं, लेकिन मिथुन दा फिल्म इंडस्ट्री के इकलौते ऐसे सुपरस्टार है जिनकी रशिया में भी ह्यूज फैन फॉलोइंग है।
उनकी फिल्म डिस्को डांसर को वहाँ बहुत पसंद किया गया था और तब सबसे ज़्यादा कलेक्शन वहीं से आया था और बॉलीवुड इंडस्ट्री की वो पहली 100 करोड़ वाली फिल्म है। हाँ। तो क्या आप कभी पिता के साथ रशिया गए हैं या पापा ने उस एक्सपीरियंस के बारे में आपके साथ मैं शेयर बैड किया? बॉय के लिए गया था रशिया। अच्छा। मेरा गाना शूट हुआ था, तेरा हाँ। हुआ, सेंट पीटर्सबर्ग अच्छा। में थे हम लोग। अच्छा। खुशबू जी, आई एम नॉट जोकिंग, हम्म। 2021 एंड की बात कर रहा हूँ हाँ। मैं। पेंडेमिक अभी खुला था, लोग ट्रैवल कर सकते हाँ। थे, हम 3 दिन के लिए गए थे। हाँ। वहाँ की जवान खूबसूरत हॉट सेक्सी लड़कियां मेरे फादर के पीछे और मैं वहाँ खड़ा हूँ हीरो पिक्चर का, और लोग पूछ रहे हीरो कौन है, बोला हीरो तो उधर खड़ा है, बट सब गाड़ी के ऊपर। तो हाँ। आप बिलीव नहीं कर सकते, हाँ। ही इज स्टिल द हार्ट थ्रॉब ऑफ रशिया। वाओ। मैं अभी अमेरिका में था, अमेरिका में लॉस एंजलिस में हम्म। था। वहाँ पे आर्मीनियन लोग बहुत हैं, हम्म। इराकी लोग बहुत हैं। हम्म। हम उस उबर में बैठे हैं, मैं हम्म। उबर से जाता हूँ, मेरे हम्म। पास गाड़ी नहीं है, ब्रदर के पास है, तो मैं उबर में बैठता हूँ और पूछते हैं वेयर आर यू फ्रॉम। तो हाँ। जैसे मैं बोलता हूँ इंडिया, हाँ। उनका जवाब होता है जिमी जिमी जिमी। आज मैं बोला जिमी माय फादर, हाँ। तो वो पागल हो जाते हैं। मतलब उनने राज कपूर डैड के हम्म। बाद कोई बॉलीवुड एक्टर जाना ही नहीं। यस। इट्स दैट क्रेजी। हम्म। एंड और रशिया में तो मैंने अपनी आंखों से देखा है। हाँ। हम मैरियट में थे, फर्स्ट टाइम एक्टर, हाँ। तो हमें सिंगल रूम दिया था। डैड ने बोला मैं एडजस्ट करूंगा, उन लोगों ने जैसे देखा ये तो इसका बाप है, हाँ। हम लोग को स्वीट मिल गया। तो वाओ। मैंने बोला डैड जब भी रशिया में शूट होगा मेरा, आप आ जाना, आपकी वजह से इतना अच्छा बेड मिल गया मेरे को, इतना बड़ा स्वीट मिल गया। बट दे एक्चुअली लव हिम एंड इवन टुडेज जनरेशन इज अ फैन ऑफ हिज। डैड के बारे में हमने इतनी बात की और बॉलीवुड ठिकाना डैड को इतने सारे वीडियोस डेडिकेट करता है, डैड से कब मिलवा रहे हो? मैं ऑन रिकॉर्ड ही मैं पूछना तो चाहती एक्चुअली हूँ। डैड को ये कहूंगा, हाँ। होपफुली आवर इंटरव्यू विल डू वेल, यस। और उसके बाद इसी साल जब डैड फ्री होंगे 100% डैड विल कम ऑन बॉलीवुड ठिकाना। क्या बात है, क्या बात है। डेफिनेटली। दैट विल तब मेरी भी बातें करना, यस। और उनको भी पूछना जिहाली मिस्की का मतलब क्या होता है। डेफिनेटली। मजा आ गया नमाशी Thank आपसे you. बात करके, और आपसे बहुत बिंदास आप बात करते हैं। Thanks. बहुत अच्छा लगा मुझे, बिकॉज कई बार मैं देखती हूँ कि न्यू कमर है, इंडस्ट्री में आ रहे हैं तो अपनी इमेज को लेकर बहुत कॉन्शियस होते हैं, बट यू आर वेरी बोल्ड और मजा आ गया आपसे बात करके। थैंक यू खुशबू। अभी आप क्या कहना चाहेंगे अपने फादर के फैन से, बॉलीवुड ठिकाना के फैन से और आपके फैन से? वेल इट्स अ प्लेजर, बहुत मज़ा आया यहाँ आके बात करके। और आप जो भी बॉलीवुड ठिकाना के फॉलोअर्स हैं, खुशबू जी इज़ अ बिग फैन, ही इज़ अ बिग फैन, प्रमोट करते हैं, थैंक यू फॉर ऑल द लव। और जो मेरे फैंस हैं जो अभी मुझे पता है बन रहे हैं, उनको भी थैंक यू। और इस चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करिए। यहाँ पे कोई काउच नहीं है, ना कोई कॉफ़ी पी रहा है, लेकिन यहाँ पे टैलेंट बहुत आता है। सो लेट्स टॉक अबाउट टैलेंट, एंड दिस इज़ अ फैंटास्टिक पोर्टल, एंड आई होप दिस चैनल विल ओनली ग्रो विद टाइम। थैंक यू नामाशी। और आपको सपोर्ट करना है, नामाशी की नेक्स्ट फिल्म आती है तो प्लीज देखिए। मिथुंदा के बेटे हैं, इनकी जर्नी आपने सुनी है, आपने देखा है कि इतनी बड़ी फैमिली से होने के बावजूद उन्होंने बहुत ही बेसिक तरीके से अपने करियर को बनाया है। सो कीप फॉलोइंग हिम और प्लीज देखिए इनकी फिल्में। थैंक यू खुशबू। बॉलीवुड ठिकाना पर अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक और सेलिब्रिटी के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमसे।